प्यारे विद्यार्थियों, अध्याय 6 में अभी तक हमने तीन वर्ग के बारे में पढ़ा है, सामंतवाद के उदय और पतन के बारे में पढ़ा है, चर्च और समाज में क्या एक दूसरे के साथ संबंध रहे हैं, और यूरोप में 9वीं से 16वीं शताब्दी तक नगरीकरण का किस प्रकार से विकास हुआ, इसके बारे में हम अभी तक अध्ययन कर चुके हैं। अब इस अध्याय के तीसरे भाग में हम 14वीं शताब्दी के संकट के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रीय और राज्यों का किस प्रकार से उत्थान यूरोप में हुआ मध्यकाल में, उसके बारे में आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 14वीं शताब्दी के संकट के बारे में बात करेंगे। 13वीं शताब्दी में ही वहाँ पर पर्यावरण में भयंकर परिवर्तन आने लग गए थे। गर्मी का स्थान भयंकर शीत ऋतु ने ले लिया था और भूमि की उत्पादन क्षमता बहुत कम हो गई थी। इसके साथ ही कई प्रकार के वहाँ पर तूफान भी आए। भूमि की उपजाऊ शक्ति वहाँ पर खत्म होने लगी थी, भू संरक्षण नहीं हो पा रहा था और जनसंख्या ने भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई। जिस प्रकार से जनसंख्या के लिए जो संसाधन थे उसकी बहुत कमी पड़ने लग गई। इससे वहाँ अकाल की जैसी स्थिति आ गई थी। भयंकर वहाँ अकाल पड़े 1315 से लेकर 1317 ईस्वी तक। लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। पशुओं को चारा वहां नहीं मिल पा रहा था। बड़ी संख्या में पशु भी मारे गए थे। तो पर्यावरण में परिवर्तन के कारण एक घोर संकट की स्थिति पूरे यूरोप में फैल गई थी। एक आर्थिक मंदी की हालात वहां पर थे। लोग पलायन करने लग गए थे, वहां पर उस स्थान से यूरोप से दूसरे जगहों पर जाने लग गए थे। तो ये 14वीं शताब्दी के कुछ जो संकट है उसमें सबसे पहली बात पर्यावरण में परिवर्तन की है कि पर्यावरण में एक परिवर्तन हुआ। खासतौर से जो उत्तरी यूरोप है वहाँ गर्मी नगड़ियों के बराबर हो गई थी। गर्मी का स्थान भयंकर शीत ऋतु ने ले लिया। अब आप समझ सकते हैं कि अगर पूरे साल बर्फ ही बर्फ गिरेगी, ठंड रहेगी, तो फसलों का उत्पादन नहीं हो सकता है। तो पर्यावरण में अनेक परिवर्तन उस समय वहाँ पर 13वीं 14वीं शताब्दी में आए और इसका जो असर है वो 14वीं शताब्दी में ज़्यादा पड़ा था। 14वीं शताब्दी में एक घोर संकट वहाँ पर देखने को मिला था। दूसरी बात, ऑस्ट्रिया और सर्बिया, ये चांदी की खानें वहाँ पर पूरे यूरोप के लिए जो सप्लाई होती थी चांदी की, वह ऑस्ट्रिया और सर्बिया देशों से होती थी और वहाँ चांदी की बहुत कमी आ गई। उस समय मध्यकाल में यूरोप में जो मुद्राएं थी वो चांदी की ही बनी हुई होती थी। व्यापार इन चांदी की मुद्राओं के साथ ही होता था। लेकिन जब चांदी की कमी आ गई तो व्यापार में उसका असर देखने को जरूर मिला। अब व्यापारियों ने मिश्रित चांदी की मुद्राएं इस्तेमाल करनी आरंभ कर दी और वो व्यापार में सहायक नहीं थी। व्यापारियों ने उसे लेना बंद कर दिया। आयात और निर्यात में उसका असर देखने को मिला। तो जो चांदी की कमी पूरे यूरोप में उन दिनों होने लगी, उससे भी व्यापार को बहुत धक्का लगा। इसके साथ ही वहाँ एक भयंकर बीमारी प्लेग, एशिया से कहते हैं कि कुछ आयात हुआ और उसके साथ समुद्री जहाज में कुछ चूहे भी आ गए, जिसकी वजह से वहाँ एक भयंकर प्लेग बीमारी फैली। सबसे पहले 1347 ईस्वी में सिसिली में ये बीमारी देखने को मिली और ये काली मौत के नाम से जानी जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती थी वो उसका शरीर पूरी तरह से काले रंग का हो जाता था, इसलिए इसको ब्लैक डेथ भी कहा जाता था। और ये 1348 से लेकर 1350 तक पूरे यूरोप में प्लेग फैला और वहाँ की जो जनसंख्या थी वो 730 लाख, 1300 ईस्वी में कहते हैं 730 लाख यूरोप की जनसंख्या थी, जो कि 1400 ईस्वी में लगभग आधी 450 लाख रह गई थी।
लगभग 40% जनसंख्या यूरोप की मौत की वजह से या पलायन करने की वजह से यूरोप की जनसंख्या कम हो गई थी, विस्थापन होने लगा था। मजदूर अब नहीं मिलते थे, मजदूरों ने या तो मृत्यु का ग्रास हो लिए या वो यूरोप को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए थे। इसलिए मजदूरों की बहुत कमी वहाँ पर देखने को मिली। मजदूरी कई सौ गुना, कहते हैं 250 गुना मजदूरी के जो दर थी, रेट थे, लेबर रेट, वो बढ़ गए थे, जिससे कि जगह जगह किसानों ने विद्रोह करने आरंभ कर दिए और पूरे यूरोप में इसका असर देखने को मिला। और प्लेग जो बीमारी थी, इससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों की वहाँ पर स्थिति हुई। लाखों की संख्या में लोग मारे गए, लाखों की संख्या में लोगों ने वहाँ से पलायन कर दिया। तो ये तीन बड़ी समस्याएं 14वीं शताब्दी में यूरोप में देखने को मिली, जिसमें कि पर्यावरण में बहुत ज़्यादा असंतुलन हो गया, परिवर्तन आ गया, चांदी की कमी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गई, और साथ में ये जो 14वीं शताब्दी में प्लेग बीमारी पूरे यूरोप में फैली, इस वजह से यूरोप में एक संकट देखने को मिला था। और इन संकट के बहुत दूरगामी असर देखने को मिले थे पूरे यूरोप में ही, वहाँ के पूरे समाज में, वहाँ की पूरी आर्थिकी के बारे में, वहाँ के राजनीतिक परिदृश्य पर इस 14वीं शताब्दी के संकट का असर देखने को मिला है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये समझने के लिए आपके पास, ये तीनों बातें आपने ध्यान में रखनी है कि पर्यावरण में परिवर्तन हुआ था 14वीं शताब्दी में, 13वीं और 14वीं शताब्दी में चांदी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, और साथ में ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग जो कि फेफड़ों को असर करता है। और ये तीन बहुत बड़े संकट वहाँ पर यूरोप में हुए थे, जिसका दूरगामी परिणाम देखने को मिले हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय राज्यों के गठन की। 15वीं और 16वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी के अंत में और 16वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप में राष्ट्रीय राज्य स्थापित हुए हैं। अब इससे पहले हमने सामंतवाद के बारे में पढ़ा है। राजा ने अपनी जागीरें, बहुत बड़ी ज़मीनें सामंतों को दे दी थी, सामंतों ने उसके बदले में राजाओं को सेना की मदद करते थे, और इस तरह से जो सामंत की जागीरें थी वह बड़ी शक्तिशाली हो गई थी। सामंत अपने आप में बड़ा प्रभुत्व रखते थे, और जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, कई सौ वर्षों तक सामंतों का असर रहा है, वो केवल अपने सामंत की जो जागीर होती थी उसी को अपना देश समझते थे। उन्हें राष्ट्रीय राज्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि हमारा कोई देश है, कोई राष्ट्र है, उसके बारे में उन्हें कोई भावना नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे सामंतवाद का पतन होने लगा, उसके बारे में हमने भी विस्तार से पहले पढ़ा है कि सामंतों ने आरंभ में बहुत अच्छा काम किया था, अराजकता की जो स्थिति थी उसे समाप्त किया, राजा को पूर्ण समर्थन दिया, जो बाहर से बर्बर जातियां आक्रमण कर रही थी उनका सामना सामंतों ने किया। लेकिन समय के साथ ये सामंत भी भ्रष्ट हो गए, कृषकों के ऊपर इतने अधिक निर्भर हो गए कि फिर उनके ऊपर अत्याचार बहुत ज़्यादा करने लग गए, विद्रोह वहाँ पर होने लग गए, और लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति कोई समर्पण भाव नहीं था, कोई देश के बारे में कोई पता नहीं था कि हम इंग्लैंड के वासी हैं। वो केवल अपने सामंत का जो भूभाग क्षेत्र था उसी को अपना देश समझते थे। तो राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ा आघात इस सामंतवाद की वजह से लगा था। लेकिन जैसे जैसे विद्रोह होने लगे, धर्म युद्ध होने लगे, सामंतवाद का पतन होने लग गया और मध्यम वर्ग का उत्थान होने लग गया, तो राजा की शक्ति में कुछ वृद्धि होने लग गई और उन्होंने अपनी राष्ट्रीय सेनाएं बनानी आरंभ कर दी। वे अपने राष्ट्र के बारे में लोगों को जागरूक करने लग गए, एक देश के रूप में एकजुट पूरा वो देश होने लगा था। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में राष्ट्रीय राज्यों का गठन हुआ, और इसके पीछे अनेक कारण थे इसके उत्थान के, कि इसका गठन 16वीं शताब्दी में हुई। सबसे पहले जो बात अभी मैंने कही कि सामंतवाद का पतन हुआ, 16वीं शताब्दी में सामंतवाद के पतन के साथ ही राष्ट्रीय राज्यों के गठन के लिए रास्ता साफ हो गया था। उनके पास असीम शक्तियां थी सामंतों के पास, लेकिन धर्म युद्ध के कारण अनेक सामंत मारे गए और कृषकों ने विद्रोह करने आरंभ कर दिए। तो जब सामंतवाद का पतन हुआ, राष्ट्रीय राज्यों के लिए
रास्ता साफ हो गया। चर्च का प्रभाव। मध्यकाल में चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी और चर्च ने धर्म युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने अनेक सामाजिक परिवर्तन भी लाए, परंतु समय के साथ चर्च भ्रष्टाचार के अड्डे बन गई, अंधविश्वास फैलने लगे और लोगों का चर्च में विश्वास टूटने लगा। चर्च के बारे में भी हमने विस्तार से पढ़ा है कि पोप पादरी के जो निर्णय होते थे अंतिम होते थे, राजा भी उन निर्णयों से दूर नहीं जा सकते थे, उन्हें भी मानने होते थे। चर्च एक शक्तिशाली संस्था के रूप में यूरोप में आई थी, लेकिन चर्च भी समय के साथ भ्रष्टाचार के अड्डे बन गई, अंधविश्वास फैलाना उन्होंने आरंभ कर दिया, लोगों का चर्च पर विश्वास टूटने लगा, वे चर्च को अब नहीं मानते थे और इसलिए जैसे जैसे चर्च का प्रभाव खत्म होने लगा, राष्ट्रीय राज्यों बनने के लिए रास्ता साफ होने लगा। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय राज्यों को बनाने में की है मध्यम वर्ग ने। व्यापारी वर्ग, जब दूसरे देशों के साथ व्यापार होने लगा, कृषि विकसित हो गई, उद्योग बनने लगे, व्यापार बढ़ने लगा, तो मध्यम वर्ग का एक नया वर्ग, पहले तो हमने तीन ही वर्ग के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि पादरी वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे और किसान वर्ग थे, लेकिन अब एक और वर्ग मध्यम वर्ग बीच में आ गया है, जो व्यापारी होते थे, धनी लोग होते थे, जिन्होंने दूसरे देशों में जाकर व्यापार किया, दूसरे देशों की स्थिति को देखा कि उन्होंने कितना विकास दूसरे देशों में कर दिया है और जो यूरोप है वह सामंतवाद की वजह से, अंधविश्वास की वजह से बहुत पीछे पिछुड़ गया है। तो इसीलिए उस मध्यम वर्ग ने राजा को धन देना आरंभ कर दिया और उन्हें अपनी सेना रखने के लिए कहा, राजा की स्थिति को सुदृढ़ किया और सामंतों पर राजा की निर्भरता को कम किया। तो मध्यम वर्ग के उत्थान की वजह से राष्ट्रीय राज्यों का गठन संभव हो सका। धर्मयुद्ध, 11वीं से 13वीं शताब्दी तक लगभग 200 वर्ष तक 8 धर्मयुद्ध ईसाई और मुसलमानों के मध्य लड़े गए थे, जिसमें कि अनेक सामंत मारे गए थे, उनकी शक्तियां खत्म होने लग गई, राजा की जो सामंतों के ऊपर निर्भरता थी वो खत्म होने लग गई। तो धर्म युद्ध के कारण भी, और धर्म युद्ध का एक और असर रहा कि धर्म युद्ध की वजह से यूरोप के लोगों को बाहर जाने का मौका मिला, चाहे वो कृषक दास थे चाहे सामंत थे, बाहर धर्म युद्ध के लिए दूसरे देशों में जाने का अवसर मिला, वहाँ की संस्कृति को देखा, वहाँ के विकास को देखा और वापस आकर राष्ट्रीय राज्यों को बनाने में बल दिया। और स्वाभाविक था कि शक्तिशाली शासक, एक कोइंसिडेंस जिसे हम कह सकते हैं, कि उसी समय में 15वीं और 16वीं शताब्दी में यूरोप के जो बड़े देश थे वहाँ पर कई शक्तिशाली शासकों ने स्थान लिया, शासन संभाला, जिसमें कि फ्रांस के जो लुई 11वें, इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, स्पेन में फर्डिनेंड और इसाबेला, ऑस्ट्रिया के मैक्समिलन, ये सब शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक, इन्होंने वहाँ पर बागडोर संभाली, शक्तिशाली सेना का उन्होंने गठन किया, आधुनिक अस्त्र शस्त्र से अपनी सेनाओं को लैस कर दिया और अनेक विद्रोह भी हुए। राजा के विरुद्ध सामंतों ने तो विद्रोह करने ही थे, सामंतों की जो अपनी जागीरें थी वो जा रही थी, उनकी शक्तियां खत्म हो रही थी, विद्रोह अनेक हुए, लेकिन अब इन्होंने अपनी सेनाओं को सुसज्जित कर दिया था नए आधुनिक अस्त्र शस्त्र से, आधुनिक बमबारी के द्वारा उन्होंने सब विद्रोह को कुचल दिया। और लेखकों का, साहित्यकारों का, लेखनी में जो ताकत है वो तलवार में ताकत नहीं है, हम ये सुनते हैं। अनेक विद्वान उस समय हुए, मैकियावेली इटली के थे और फ्रांस के बोदिन थे और इंग्लैंड के भी थॉमस हॉब्स थे। अनेक साहित्यकार, लेखक हुए जिन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा पूरे समाज में एक जागृति उत्पन्न कर दी राष्ट्रीय राज्यों के प्रति, कि राष्ट्र राज्य होना चाहिए, हमारा एक देश होना चाहिए। तो सामंतवाद को चोट पहुंचाने के लिए इन विद्वान लेखकों ने अपनी लेखनी से पूरे यूरोप में एक जागृति फैला दी और जिसकी वजह से
ये संभव हो पाया कि वहाँ पर सामंतवाद का पतन हुआ और राष्ट्रीय राज्यों का 15वीं और 16वीं शताब्दी में गठन हुआ है। अब इसकी विशेषताएं क्या है? राष्ट्रीय राज्य होते क्या है? वैसे हम सब जानते हैं, हमारा भी देश है, देश के प्रजातांत्रिक लोकतंत्र है हमारे देश में, तो लेकिन इन राष्ट्रीय राज्यों में राजा सर्वोच्च होता था, राजतंत्र था ये इन देशों में। जो 15वीं 16वीं शताब्दी में यूरोप में आया वह राजतंत्र था। ऐसे राज्यों में राजा ही सर्वोच्च होता है, सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च वही होता है, वही सब निर्णय लेता है, राजा ही निर्णय लेता है और उसी का निर्णय अंतिम होता है। राज्यों की सुरक्षा के लिए भी राजा ही उत्तरदायी होता है। राजा ने आधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस अपनी सेनाओं का वहां पर गठन किया। राजनीतिक और आर्थिक तौर पर राष्ट्रीय राज्य स्वतंत्र होते थे। अब अर्थव्यवस्था उन्होंने किस तरह से चलानी है, राजनीति को किस दिशा में ले जाना है, राजा ही उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। अब वो सामंतों वाली बात नहीं रही है कि क्षेत्रीय जो क्षत्रप होते थे, क्षेत्रीय मुखिया वाली बात नहीं रही है। अब पूरे देश का एक नियम, एक कानून बन गया था। राजा का जो निर्णय होता था वह पूरे देश पर लागू होता था। और विदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित करने में भी राजा प्रयासरत रहते थे। उस समय साम्राज्यवादी नीति राजा अपनाते थे, तो उन्होंने व्यापार के उद्देश्य से कई उपनिवेश दूसरे देशों में भी स्थापित किए और समय के साथ उन पर अधिकार भी इन राष्ट्रीय राजाओं ने किया है। और ये राष्ट्रीय राज्य अपने मकसद में काफ़ी हद तक सफल भी रहे। सबसे पहले तो इन्होंने सामंतों की शक्ति को समाप्त कर दिया। जो सामंतों के अत्याचार आम लोगों के ऊपर होते थे, किसानों की दुर्दशा थी, इतना काम करने के बाद भी वे कृषक नर्क का जीवन जीते थे, उससे मुक्ति मिली। अराजकता की जो स्थिति वहाँ पर बन गई थी बाद में सामंतवाद के समय, वह भी समाप्त हो गई। अब राष्ट्रीय राज्य थे, उन्होंने अपनी सेनाएं सुदृढ़ कर दी, नए अस्त्र शस्त्र बना दिए। तो जो एक गृह युद्ध वाले हालात आए दिन वहाँ पनपते रहते थे, अराजकता की जैसी हालात वहाँ बनते थे, उसे भी राष्ट्रीय राज्य बनने के बाद समाप्त कर दिया। अराजकता वाली हालात खत्म हो गए और सबसे बड़ी बात कि लोगों में नई राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ। राष्ट्रीय राज्य बनने से पहले किसी भी आदमी को ये पता नहीं होता था, उन कृषक दासों को, वहाँ के स्थानीय जो आम लोग थे, उन्हें ये मालूम ही नहीं था कि हमारा देश फ्रांस है, जर्मनी है या इंग्लैंड है। उन्हें इस तरह की कोई जानकारी ही नहीं थी। वो केवल अपने सामंत के क्षेत्र को ही अपना देश समझते थे। कोई राष्ट्रीय चेतना की भावना उनमें नहीं थी। लेकिन अब राष्ट्रीय चेतना का संचार हुआ है। राज्य की अर्थव्यवस्था अब मजबूत हो गई है। कृषि और उद्योग, अब नए नए कारखाने लगने लगे हैं। कृषि के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी लाई है, नए संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं, नए प्रयोग हो रहे हैं कृषि के क्षेत्र में, जिससे कि कृषि की उत्पादन क्षमता भी बहुत बढ़ गई, कारखाने लग गए, उत्पादन होने लगा और दूसरे देशों के साथ भी व्यापार होने लग गया। और राज्यों की भाषा, अपने देश की भाषा विकसित की हुई, देश का अपना साहित्य, वह चाहे कला के क्षेत्र में हो, चित्रकला के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो या साहित्य, सभी तरफ विकास हुआ। जब एक देश बना, राष्ट्रीय राज्य बने, तो उसमें भी कई प्रकार के विकास हुआ। तो इन राष्ट्रीय राज्यों ने, जिसमें कि राजा मुखिया होता था, ये निरंकुश शासक की तरह काम करते थे। आरंभ में बहुत अच्छा इनका सफलताएं मिली हैं, इनके काम अच्छे रहे हैं, देश को एकजुट इन्होंने किया, एकता का ध्यान रखा। लेकिन समय के साथ ये राजा भी अति निरंकुश होने लग गए। इन्होंने भी उसी तरह के अत्याचार लोगों के ऊपर करने आरंभ कर दिए और कहते हैं कि राष्ट्रीय राज्यों के विरुद्ध भी, उस राजतंत्र के विरुद्ध भी कई जगह पर विद्रोह होने आरंभ हो गए। और जैसे कि हम अमेरिका की क्रांति और 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ये सब सुनते हैं,
तो ये सब क्रांतियां उस राजतंत्र के निरंकुश शासन के विरुद्ध थी। उससे छुटकारा पाने के लिए इन देशों में वे क्रांतियां आई और वहां पर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए विद्रोह हुए और इन देशों में अंततः लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो इस तरह से इस अध्याय में, जिसका नाम 3 वर्ग अध्याय 6 था, हमने विशेष तौर से 3 वर्ग के बारे में पढ़ा। सामंतवाद सबसे महत्वपूर्ण विषय है इसमें। सामंतवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, सामंतवाद का पतन कैसे हुआ, उसकी विशेषताएं क्या थी, और चर्च के बारे में, चर्च का संगठन क्या था, पोप, आर्क बिशप, बिशप, चर्च के काम क्या होते थे, चर्च का क्या योगदान रहा है यूरोपीय समाज में, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में, उसके बारे में हमने पढ़ा। नगरों का विकास कैसे हुआ, बड़े बड़े नए नगर बने हैं, वहाँ पर कैसी सुविधाएं होती थी, किस प्रकार के वे नगर थे, क्या उनका योगदान था मध्यकाल में, नगरों के विकास के बारे में पढ़ा। और फिर हमने 14वीं शताब्दी के संकट के बारे में और राष्ट्रीय राज्यों के उत्थान के बारे में, कि राष्ट्रीय राज्य मध्यकालीन यूरोपीय समाज में 15वीं-16वीं शताब्दी में किस प्रकार से बने थे। तो इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि कार्यपत्रक में दिए जा रहे हैं, उन्हें अपनी होमवर्क नोटबुक में ज़रूर नोट करते रहें और अपने क्लास टीचर को बस व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा उन्हें चेक करने के लिए ये ज़रूर भेजें। और अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सभी नियमों का पालन करिए, मास्क को सही तरीके से पहनिए, बार बार अपने हाथों को धोते रहिए। और जो ये कठिन परिस्थिति हमारे पास सामने आई है, ऐसे संकट आते रहते हैं, जैसे आज हमने पढ़ा है कि 14वीं शताब्दी का संकट यूरोप में आया था और कितनी जनसंख्या वहाँ पर मौत का ग्रास बन गई थी। तो ये संकट विश्व में पहले भी आते रहे हैं और आज भी हम देख रहे हैं। ये वैश्विक महामारी है, तो इससे हमें जूझना है, अपने आप को बचाना है। तो आप बच्चों ने भी ध्यान रखना है, जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उसका पालन करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है और साथ साथ में जीवन को भी जीना है, आगे बढ़ना है। हम अब अध्ययन करना है, पढ़ाई करनी है, तो वो भी साथ साथ में होनी चाहिए। जीवन को रुकने नहीं देना है, जीवन को भी आगे बढ़ाना है और अपने आप को भी बचाना है। थैंक यू।